प्यारे बच्चों, आज हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे और उनकी गणितीय संक्रियाएं जैसे उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा उनके गुणधर्म के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि अपने पुराने वीडियोज़ में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में, गिनती की संख्याओं में जब शून्य को भी जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। इसी तरह से अगर ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। ऋणात्मक संख्याएं सहित पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, यानी अभी तक जो संख्याएं हमने देखी थी वो धनात्मक संख्याएं थी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब जब उसमें हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं, ऋण का मतलब क्या है, वो कमी को दर्शाता है, यानी कम को शो करता है। जितना ज़्यादा ऋण चिन्ह के साथ वैल्यू बढ़ती है वो उतना घटता चला जाता है। तो ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो आपने पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया था 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं धनात्मक संख्याओं की तरफ। अब 0 से नीचे अगर हम चलते हैं तो 0 से नीचे क्या है, 0 मतलब कुछ नहीं, लेकिन 0 से नीचे जब हम जाएंगे तो क्या है, लॉस है, नुकसान है। तो -1 यानी 1 का नुकसान, -2 2 का नुकसान। इस तरह से जब हम नीचे जाते हैं, ऋणात्मक संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है, जिनको हम ऋणात्मक संख्याओं से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या तो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि शून्य में हम कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रायः धनात्मक पूर्णांकों के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे अगर हम पूर्णांक को 1 2 3 4 भी लिख देते हैं, अगर इसे +1 +2 +3 भी लिखें तो दोनों सेम चीज़ें होती हैं। यानी धनात्मक पूर्णांकों के आगे धन का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो विपरीत अर्थ को दर्शाती हैं, जैसे लाभ को हम प्लस से दर्शा सकते हैं और हानि को ऋण से दर्शाते हैं। ऊपर के लिए प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, नीचे के लिए ऋण का चिन्ह लगा सकते हैं। दाएं के लिए अगर हम प्लस का यूज़ करते हैं तो बाएं के लिए माइनस का, यानी विपरीतार्थक शब्द होते हैं। पूर्व के लिए प्लस तो पश्चिम के लिए माइनस, उत्तर के लिए प्लस तो दक्षिण के लिए माइनस। यानी ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो विपरीत अर्थ को प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए, 0 के आगे हम जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक, और 0 के पीछे जाते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक। यानी अगर हम ऋण से धन की तरफ बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक भूतल लिया हुआ है, इसके ऊपर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। तो जो ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ हैं उनको हम प्लस चिन्ह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ ऋण चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ऊपर +1 +2 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, और नीचे आ तो हम रहे हैं स्टेप पे ही, लेकिन नीचे की तरफ आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। तो इसको ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह से देखिए, अगर हम दिशा के बारे में देख लें, दिशाओं के बारे में, तो हमें पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अंग्रेजी का 4 बनाएंगे तो सभी दिशाओं को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए, इधर अगर हम ईस्ट की तरफ प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेस्ट की तरफ क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसके इस तरफ धनात्मक संख्याएँ, इसके इस तरफ ऋणात्मक संख्याएँ। इसके ऊपर धनात्मक संख्याओं से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे ऋणात्मक संख्याओं से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं वो विपरीत अर्थ को प्रदर्शित करती हैं। अब जरा आगे देखते हैं। प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत, प्रत्येक छोटा सा नियम है, समझ लीजिए।
प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत, संगत का मतलब सापेक्ष विपरीत, एक ऋण पूर्णांक होता है तथा इन दोनों पूर्णांकों का योगफल सदैव शून्य होता है। धन का मतलब बढ़ना और उतना ही अगर ऋण में हो, जो धन और ऋण क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, अवस्था क्या है, शून्य। इन दोनों पूर्णांकों को योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक धन पूर्णांक का विपरीत ऋण पूर्णांक। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमने +6 लिया हुआ है, धन 6 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, ऋण पूर्णांक। यहाँ पर धन पूर्णांक लिख गया है, लेकिन ये क्या होगा, ऋण पूर्णांक। +12 का संगत या विपरीत पूर्णांक क्या होगा, ऋण पूर्णांक क्या होगा, ऋण 12। ऋण 17 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, धन 17। अब अगर हम धन 9 में ऋण 9 जोड़ दें, तो धन का मतलब हमने 9 पाया और ऋण का मतलब 9 घटाया, तो 9 मिला और 9 चला गया, बचा क्या, 0। इसी तरह से धन 12 में जब हम ऋण 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। धन 17 में ऋण 17 जोड़ेंगे तो 0। यानी दो विपरीत पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान शून्य होता है। दूसरा नियम देखिए, प्रत्येक धन पूर्णांक शून्य तथा ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य और ऋण पूर्णांक से बड़ी होती हैं, जो हमने संख्या रेखा पर देखा भी था। ऋण पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है और शून्य धन पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी ऋण पूर्णांक से धन पूर्णांक की तरफ जब हम जाते हैं तो मान बढ़ता है। नियम 3 देखिए, निरपेक्ष मान क्या होता है, तो सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों की वह संख्या उन पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कहलाती है। यानी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों में जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो उसका निरपेक्ष मान होता है। जैसे ऋण 6 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 6। धन 6 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह ऋण 8 और धन 8 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 8। 0 का निरपेक्ष मान 0। क्लियर। चलिए तब आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा गुणधर्म। यानी पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं, सॉरी इसको पूर्ण संख्या नहीं, इसको पूर्णांक कर लीजिए क्योंकि हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की गणितीय संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। और इनसे संबंधित गुणधर्म या नियम क्या क्या हैं। तो जैसे हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं में ये नियम बताए थे, पूर्ण संख्याओं में भी ये नियम बताए थे, वही सेम नियम इसमें भी लगेंगे। कौन कौन से हैं, संवरक नियम, क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य का नियम और तत्समक अवयव का नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्णांकों का जोड़। तो देखिए पूर्णांकों का जोड़, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना। अगर हम दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होगा। उदाहरण से समझते हैं। ये हमने यहाँ पर देखिए दो धन पूर्णांक लिया, एक धन 6 एक धन 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, धन 9। इसी तरह से धन 12 और धन 13 को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, धन 25। यानी दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है। इसी तरह देखिए ऋण पूर्णांक में, ऋण 4 में हम ऋण 2 जोड़ रहे हैं तो योगफल कितना आया, ऋण 6। ऋण 7 में ऋण 9 जोड़ रहे हैं तो कितना आया, ऋण 16। सीधे सीधे समझ लीजिए, ऋण 7 का मतलब आपको 7 का नुकसान हो रहा है और उसमें 9 का नुकसान और बढ़ जाए तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ऋण 16। इसी तरह अगर आपके पास 6 सपोज रुपए हैं, 6 रुपये हैं, उसमें 3 रुपये और मिला दिए, +3 और हो गया, तो कुल कितना हो गया, +9। ठीक है। चलिए खा देखिए, असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ना। असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ना ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखिए विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांकों का योगफल उसके निरपेक्ष मानों का अंतर होता है। विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांकों का योगफल उसके निरपेक्ष मान का अंतर होता है तथा चिन्ह बड़ी पूर्णांक संख्या का लगता है। ध्यान से समझिएगा इसको। अगर दो विपरीत चिन्ह के पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो उनके जो निरपेक्ष मान होते हैं बिना चिन्ह वाले, उसका पहले अंतर निकाल लेते हैं।
और चिन्ह बड़े पूर्णांक वाले संख्या का लगाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे हमने ऋण 3 है, ऋण 3 में हमें धन 5 जोड़ना है, तो ऋण 3 में हम धन 5 जोड़ेंगे तो दोनों का निरपेक्ष मान क्या है, 5 और 3। अब 5 में से 3 घटा दीजिए, बचा क्या, 2। क्लियर। अब इस 2 में आपको चिन्ह कौन सा लगाना है, चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या वाला। तो बड़ी संख्या क्या है, +5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, +2। अब जो इसको संकेतों के माध्यम से भी समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऋण 3 यानी हमने ऋण के 3 चिन्ह लगा लिए। अब इसमें हमको जोड़ना है धन 5, तो 5 धन के चिन्ह लगा लिए। तो एक ऋण एक धन कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना, धन 2। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आसानी से। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए धन 7 में ऋण 15 जोड़ना है, तो दोनों का निरपेक्ष मान क्या हो गया, 7 और 15, तो 15 में 7 घटा लीजिए, 8 बचा। अब 8 में चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ऋण 5, तो ऋण 5 का चिन्ह हम यहाँ यानी ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको संकेतों के माध्यम से भी समझ लीजिए, धन 7 और ऋण 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना, ऋण 8, ऋण के 8 चिन्ह बच रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको घटा सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखिए, पूर्णांकों का घटाना। पूर्णांकों का घटाना, अभी तक हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ देखा था, जिसमें समान चिन्ह वाले और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़ हमने समझा। अब पूर्णांकों को घटाना, देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पूर्णांकों को घटाने में पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है, उसका उल्टा चिन्ह वाला। पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, ऋण 7 है, इसमें आपको ऋण 4 घटाना है, तो हमारा पहला पूर्णांक क्या है, ऋण 7, दूसरा पूर्णांक क्या है, ऋण 4, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, धन 4। अब इस योगात्मक प्रतिलोम का योग यानी धन 4 का योग प्लस कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 7 प्लस 4। ऋण 7 में जब हम +4 जोड़ते हैं तो हमारा, हमने आपको बताया था विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों में क्या करते हैं, निरपेक्ष मानों का अंतर ले लेते हैं। तो 7 में 4 घटा दीजिए 3, और बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह ले लेते हैं, तो क्या बचा, ऋण 3। अब आप इसको संकेतों से भी समझ सकते हैं, माइनस का 7 है और धन का 4 है, तो ये तो कट गया, धन और ऋण बचा कितना, ऋण का 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऋण 3। उदाहरण 2 देखिए, ऋण 9 में से आपको धन 7 घटाना है, तो पहला पूर्णांक हो गया ऋण 9, दूसरा पूर्णांक है धन 7, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, -7, -7 का योग, तो -7 को इसमें जोड़ेंगे, तो -9 प्लस -7, समान चिन्ह को जोड़ते हैं तो क्या होता है, अंक जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही लगता है, तो क्या हो गया, ऋण 16। क्लियर। चलिए अब देखते हैं पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांकों का गुणन यानी पूर्णांकों का गुणा करना। तो रूल 1 देखिए, समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। अगर दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी धन में धन का गुणा करेंगे तो धन आएगा, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो भी गुणनफल धनात्मक होगा। ध्यान रखेंगे इसको, समान चिन्हों का गुणनफल धन होता है, तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो भी धन आएगा, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो भी धन हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ऋण 5 में ऋण 7 का गुणा कर रहे हैं, संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 7 यानी 35 और ऋण ऋण का गुणा कर देंगे धन, तो आंसर कितना आ गया, धन 35। इसी तरह 7 और 6 का गुणा करेंगे तो 7 × 6 42 और धन धन का गुणा करेंगे तो धन। संख्या का संख्या में गुणा और चिन्ह का चिन्ह में गुणा होता है। ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए, असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। असमान चिन्ह का मतलब क्या है, अगर धन पूर्णांक का ऋण पूर्णांक से गुणा करेंगे तो गुणनफल का चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक। ऋण या धन का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक। जैसे देखिए, धन 3 में हमने ऋण 7 का गुणा किया तो 7 और 3 का गुणा तो 21 हो गया, और चिन्ह का गुणा करेंगे तो असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋण होता है, तो ये हो गया ऋण 21।
-6 में +4 का गुणा करना है, तो 6 चौक 24, 6 4 जा 24, और साइन का चिन्ह मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, आंसर क्या हो गया आपका -24। संख्या क्या संख्या में गुणा और चिन्ह का चिन्ह में गुणा करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे पूर्णांकों का भाग देखते हैं। पूर्णांकों का भाग रूल 1 देखिए, यदि भाज्य तथा भाजक का चिन्ह समान होता है तो गुणनफल धनात्मक होता है। तो ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक, दोनों का चिन्ह क्या है धन, तो गुणनफल क्या होगा धनात्मक, भागफल क्या होगा धनात्मक होगा। ऋण 18 में ऋण 6 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा धन 3 होगा, क्योंकि ऋण ऋण वैसे भी कट जाएगा, तो भागफल क्या आएगा धनात्मक। रूल 2 देखिए, यदि भाज्य तथा भाजक का चिन्ह विपरीत है तो भागफल ऋणात्मक होता है। यानी अगर भाज्य तथा भाजक, तो भाज्य है ऋण 18 और भाजक है धन 3, चिन्ह विपरीत है तो भागफल क्या आएगा ऋणात्मक। तो 18 में 3 से भाग दे दीजिए 6, और चिन्ह कौन सा यूज़ होगा ऋणात्मक। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, धन 18 में ऋण 3 से भाग देंगे तो भी ऋण 6 आएगा। यानी भाज्य तथा भाजक का चिन्ह अगर विपरीत है तो भागफल ऋणात्मक होता है। पूर्णांकों का गुणधर्म, अब जरा इन पूर्णांकों के रूल्स समझ लेते हैं। पहला रूल समवरक नियम, पिछले वीडियोस में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। समवरक नियम, आपको सिर्फ समवरक नियम समझना क्या है और इसको सारी संख्याओं में, अलग अलग संख्याओं में अप्लाई करना है। तो देखिए समवरक नियम क्या है, यदि दो पूर्णांकों की विभिन्न संख्याएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करने पर संक्रिया फल पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि दो पूर्णांकों की विभिन्न संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग करने पर संक्रिया फल पूर्णांक प्राप्त होता है तो उसे उस संक्रिया का समवरक नियम कहते हैं। यानी अगर जोड़ घटाना गुणा भाग करने पर जो संक्रिया फल है, यानी योग फल, घटाना फल, गुणनफल और भागफल, ये एक पूर्णांक मिलता है तो उसे हम समवरक नियम कहते हैं। जैसे देखिए पहला योग का समवरक नियम, योग के केस में देखते हैं। ऋण 6 में जब हम ऋण 4 में जब ऋण 6 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है +2, ये क्या है एक पूर्णांक है। इसी तरह से ऋण 6 में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है ऋण 6, क्या है पूर्णांक है। तो भागफल यानी योग करने पर जो योगफल आ रहा है वो क्या पूर्णांक है। इसका मतलब ये समवरक के नियम का पालन कर रहा है। इसी तरह घटाने का समवरक नियम, घटाने में इस नियम को लागू करते हैं तो ये क्या करता है, ये भी पालन करता है, क्योंकि घटाने में क्या है ऋण 7 में से ऋण 4 को घटा रहे हैं, तो ऋण 7 में से ऋण 4 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है ऋण 3, और ऋण 3 क्या है पूर्णांक है। तो ये भी समवरक नियम घटाने में भी लागू हो रहा है। अब जरा गुणन में देखते हैं, तो गुणन में भी ये पालन करता है, क्योंकि ऋण 5 में धन 8 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है ऋण 40, और ऋण 40 भी एक पूर्णांक है। उदाहरण देखते हैं, धन 7 में ऋण 12 का गुणा करते हैं तो ये क्या आता है ऋण 84, और ऋण 84 क्या है पूर्णांक है। इसी तरह से धन 5 में धन 6 का गुणा करते हैं तो ये क्या आता है धन 30 क्या है पूर्णांक है। इसका मतलब है कि गुणे का समवरक नियम गुणन का पालन करता है। भाग का समवरक नियम, भाग में इस नियम को अप्लाई करते हैं, क्या करता है भाग भी पालन करता है। ऋण 18 में ऋण 6 से भाग देंगे धन 3 आ जाएगा, धन 25 में ऋण 5 से भाग देंगे ऋण 5, दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक है। इसका मतलब है कि जोड़ घटाना गुणा भाग चारों समवरक नियम के पालन करते हैं। दूसरा नियम देखिए क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का मतलब क्या है क्रम का उल्टा होना। यदि दो पूर्णांकों का गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग में उसका क्रम बदलने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं, दो पूर्णांक हैं, उन दोनों पूर्णांक का सीक्वेंस बदल दें, आगे पीछे है तो उसको पीछे आगे उल्टा कर दें, तो भी उसके मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। पहला देखिए योग में क्रम विनिमय के नियम को अप्लाई करते हैं, पालन करता है। जैसे धन 8 में हम ऋण 11 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है ऋण 3 पूर्णांक है। ऋण 7 में धन 8 को जोड़ते हैं उत्तर क्या आता है धन 1 पूर्णांक है। इसी तरह से इसका उल्टा कर दें तो देखिए धन 8 और ऋण 11 का उल्टा कर देंगे, ऋण 11 धन 8 कर देते हैं तो भी हमारा उत्तर क्या आ रहा है
ऋण 3। इसी तरह से दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी धन 8 में ऋण 7 जोड़ रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा, +1, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। घटाने के केस में जरा हम देखते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो देखिए घटाने में क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं करता है। कैसे, जरा चेक करते हैं इसको। उदाहरण लीजिए, ऋण 7 में से ऋण 4 को घटाते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है, ऋण 7 में से ऋण 4 को घटाते हैं, उत्तर क्या आता है, ऋण 3। और फिर इसका उल्टा करते हैं, ऋण 4 में से ऋण 7 घटाते हैं तो इसका उत्तर क्या आता है, धन 3। इसका मतलब क्या है कि दोनों का मान समान नहीं है, अतः घटाना इसका पालन, क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। गुणन में क्रम विनिमय का नियम देखते हैं, पालन करता है। कैसे, +5 में ऋण 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे तो ऋण 15। उल्टा कर दें, ऋण 3 में धन 5 से गुणा कर दें तो ऋण 15, यानी मान समान है। इसी तरह से ऋण 4 में ऋण 6 का गुणा करेंगे, धन 24, और ऋण 6 में ऋण 4 का गुणा करेंगे उल्टा करके तो भी उत्तर उतना ही आता है। यानी गुणन का जो नियम है वो गुणन क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। भाग में देखते हैं क्रम विनिमय का नियम, तो भाग क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। धन 18 में धन 6 से भाग देते हैं तो धन 3 आता है, और इसका उल्टा कर दें, धन 6 में धन 18 से भाग देंगे तो ये 0.33 आएगा, जो कि पूर्णांक नहीं है। यानी दोनों पूर्णांकों का क्रम बदलने पर मान समान नहीं होता है, यानी भाग क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। तीसरा देखिए साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, यदि 3 पूर्णांकों में पहले किसी 2 पूर्णांकों में गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा कराने पर संक्रिया फल में कोई अंतर नहीं होता है तो यह संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। एक उदाहरण देखिए, योग का साहचर्य नियम, तो ये पालन करता है। कैसे, जैसे हमने 3 संख्याएं ली, धन 5, ऋण 3 और ऋण 4, तो पहले हमने धन 5 और ऋण 3 को जोड़ लिया, ये आ गया धन 2। अब धन 2 में ऋण 4 को जोड़ेंगे, तो धन 2 में जब हम ऋण 4 को जोड़ते हैं तो ये हमारा उत्तर क्या आता है, ऋण 2। अब अगर हम अभी पहले उदाहरण में हमने पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा, अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। तो दूसरी और पहली संख्या को पहले जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, ऋण 7। अब इस ऋण 7 में +7 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, ऋण 2। दोनों में मान क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि योग का नियम साहचर्य के नियम का पालन करता है। घटाने का साहचर्य नियम, घटाने का साहचर्य नियम पालन नहीं करता है। कैसे, जरा उदाहरण से समझिए। ऋण 7 में ऋण 4 को घटाते हैं तो ये आता है हमारा ऋण 3। अब इस ऋण 3 में धन 3 को जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, ऋण 6। ऋण 3 में धन 3 को घटाते हैं तो ये आता है ऋण 6। इसी तरह से देखिए इधर ऋण 7 में यहाँ पर हमने पहली और दूसरी संख्या को घटाया था पहले, फिर धन 3 को घटाया है। यहाँ क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी को पहले घटा लेंगे, ऋण 4 में से धन 3 को पहले घटा लेते हैं तो ये आ जाता है आपका ऋण 7। अब इस ऋण 7 में ऋण 7 को जोड़ते हैं, तो ऋण 7 में ऋण 7 को जोड़ेंगे, जो ऋण 7 में ऋण 7 को घटाएंगे तो घटाने वाले नियम को लगाइए। यहाँ पे ऋण 7 में घटाने के लिए क्या करते हैं, इसका योगात्मक प्रतिलोम लेके जोड़ देते हैं। तो ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 को इसमें जोड़ेंगे, मान कितना आया, 0। पहले वाले केस में क्या आया था, ऋण 6, और दूसरे केस में कितना आया, 0। तो क्या दोनों मान समान हैं, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि घटाना साहचर्य के नियम का पालन नहीं करता है। गुणन में देखते हैं, गुणन के केस में ये पालन करता है। तो देखिए इसमें पहली दूसरी संख्या का पहले गुणा कर लेते हैं, फिर तीसरी संख्या का गुणा करते हैं तो कितना आता है, ऋण 30। अब दूसरे केस में हम दूसरी और तीसरी संख्या का पहले गुणा कर लेते हैं और फिर पहली संख्या का गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है, ऋण 30। दोनों में मान समान है, इसका मतलब है गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। भाग के केस में देखिए, भाग साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। पहली और दूसरी संख्या में भाग दिया, फिर जो मान आया उसको तीसरी संख्या में भाग दिया, उत्तर कितना आया,
धन 2। अब इसी में क्या करते हैं, पहले दूसरी और तीसरी संख्या में भाग दे लेते हैं, तो ये आया 0.5। अब इसको पहली संख्या में भाग देते हैं तो उत्तर कितना आता है 0.125। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब भाग सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। चलिए लास्ट देखिए, चौथा नियम, तत्समक अवयव का नियम। जब किसी पूर्णांक संख्या में किसी ऐसी पूर्णांक संख्या से गणतीय संख्या जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग कराया जाए कि उसके मान में कोई अंतर ना आए, तो उस पूर्णांक संख्या को उस संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे पहला केस देखिए, योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव शून्य योग का तत्समक अवयव कहलाता है। अर्थात अगर किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर मान नहीं बदलता है, इसका मतलब शून्य योग का तत्समक अवयव है। जैसे ऋण 11 में हम शून्य को जोड़ें तो मान कितना रहेगा, ऋण 11। धन 8 में शून्य को जोड़ें तो मान कितना रहेगा, धन 8। उसके मान में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा। इसका मतलब शून्य योग का तत्समक अवयव है, क्योंकि शून्य को जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरह देखिए, घटाने का तत्समक अवयव। घटाने का तत्समक अवयव यानी शून्य घटाने का भी तत्समक अवयव है, क्योंकि किसी संख्या में से अगर हम शून्य को घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए सेम है। गुणा तथा भाग का तत्समक अवयव। तो गुणे तथा भाग के लिए हम पूर्णांक 1 को गुणा तथा भाग का तत्समक अवयव मानते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का गुणा करने पर ना उसके गुणनफल में गुणनफल में कोई परिवर्तन होता है, ना ही उसके भागफल में। देखिए धन 8 का गुणा 1 में कर रहा है, धन 8 ही रहेगा। ऋण 15 का गुणा 1 में कर रहे हैं, ऋण 15 ही रहेगा। धन 8 में 1 से भाग दे रहे हैं, धन 8 रहेगा। ऋण 15 में 1 से भाग दे रहे हैं, ऋण 15 रहेगा। यानी गुणा और भाग में 1 गुणा तथा भाग का तत्समक अवयव कहलाता है। किसी पूर्णांक में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य हो जाता है। यानी किसी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं पूर्णांक संख्या में, तो हम सबको पता है कि वो मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए ऋण 1 से गुणा करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए, जैसे +3 का योगात्मक प्रतिलोम हमको चाहिए, तो +3 का गुणा हम किस में करेंगे, ऋण 1 से। तो क्या आ जाएगा, ऋण 3, क्योंकि हमें पता है कि +3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 3। इसी तरह -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +6। तो योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए ऋण 1 से गुणा कर देंगे। पूर्णांकों में गुणन के योग तथा घटाने का वितरण नियम। देखिए एक नियम गुणन के केस में और लागू होता है, जिसको हम वितरण नियम कहते हैं। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। पूर्णांकों में गुणन के योग तथा घटाने का वितरण नियम। जैसे किसी संख्या का 2 अन्य संख्याओं के योग में गुणा करना, किसी संख्या का 2 अन्य संख्याओं के घटाने में गुणा करना। a गुणे b + c, तो ये हो जाता है a का वितरण का मतलब क्या, a को दोनों में बांट देना, तो a गुणे b हो जाएगा और a गुणे c भी हो जाएगा। तो a गुणे b प्लस a गुणे c। इसी तरह से a गुणे b ऋण a गुणे c, ये एक फार्मूला है, इसको आप समझ लीजिए और इसको अप्लाई करिए। a गुणे b + c यानी a का b और c के योग में गुणा, इसी तरह से a का b - c के योग में गुणा। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसको हम a को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी ये हो जाता है a गुणे b धन a गुणे c, और इस केस में a गुणे b ऋण a गुणे c। एक उदाहरण देखिए, ऋण 2 गुणे धन 3 प्लस धन 5, सब पूर्णांकों का, यहाँ पर हम पूर्णांकों में योग का वितरण नियम देख रहे हैं। तो ऋण 3 को पहले 3 से +3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऋण 3 गुणे +3 धन, ये धन का चिन्ह यहाँ ले लेंगे। फिर ऋण 2 गुणे धन 5, ये कितना हो गया, ऋण 6 प्लस ऋण 10। कुल उत्तर कितना हो गया इसका, ऋण 16। तो इस तरह से पूर्णांकों में गुणन के योग तथा घटाने का वितरण नियम भी लागू होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।